guys, this is Sami Said. All the very happy belated Holi to all of you. I hope तुम सबने थोड़ा बहुत तो enjoy किया. It's okay जिन लोगों ने नहीं celebrate किया just because कल तुम्हारा BST का पेपर है. But चलता है, होली हर साल आती है. So for those who are new to my channel, my name is Simran and I'm a first year BCom honors student at SRCC. शूटिंग एट होम टुडे बिकॉज एक हफ्ते का हमें मिड सेम ब्रेक मिला है जो कि कब निकल जाएगा मुझे नहीं पता. एंड फॉर द सेम कल तुम्हारा पेपर है, सो लेट्स नॉट वेट. आई नो तुम सब सुनील पांडा सर के तो टच में होंगे ही, वो जिस हिसाब से भी वीडियोस निकाल रहे हैं कैसे क्या कब करना है एंड मॉर्निंग रिविजन्स भी वो लेके आ रहे हैं. तो मेक श्योर कि अगर तुम्हारे स्टडी पैटर्न से वो मैच हो रहा है तो डू फॉलो दिस मैन, दिस पर्सन. अभी तो ना भगवान जी है वो, और कुछ नहीं. ट्राई दैट यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल. आखिर हमने होली कॉम्प्रोमाइज करी है तो लेट्स नॉट वेस्ट इट. एंड यप, आज पूरा दिन, कल पूरे लाइक सुबह तक, जब तक तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर नहीं आ जाता, 100% एफर्ट्स के साथ वी ऑल नीड टू प्रिपेयर. एंड फॉर द सेम शुरुआत करते हैं शुरू से कि वट आर ऑल दो स्टेप्स दैट मेड मी स्कोर 96 of 100 इन बिजनेस स्टडीज. वेल टू टेल यू, बिजनेस स्टडीज में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, दैट वाज 4 मार्कर. एंड उसमें मेरी आइडेंटिफिकेशन की गलती थी जिसकी वजह से मेरे चारों फैक्टर्स भी गलत हो गए. एंड अभी मेरे पास है बिजनेस स्टडीज का पेपर जो कल आएगा, राइट? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी. ये एक्चुअली मेरे टाइम का पेपर है 2023. तो ऑल द टिप्स जो मैं बताने वाली हूँ, वेदर लास्ट मिनट, वेदर पेपर प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि पेपर में बैठने से पहले इसकी रिविजन जरूर कर लेना. टॉपिक्स जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो जाती है वो सब इसके रेफरेंस से है. सो मेरा पेपर 25 मार्च को था BST का. स्टिल रिमेंबर दैट फेज. ये वैसे मेरा टेडी है, लेट्स इग्नोर हिम. तो शुरुआत करते हैं शुरू से. दैट इज द 15 minutes रीडिंग टाइम प्रायर टू योर पेपर. इसमें बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो है व्हाट नॉट टू डू एग्जैक्टली इन दीज 15 minutes. इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले, इफ एनी ऑफ यू हैवंट वॉच्ड माय लास्ट वीडियो फॉर बिजनेस स्टडीज दैट आई ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल, यू कैन गो थ्रू इट एक बार. बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसमें भी डिस्कस करी थी, तो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट एंड उसके बाद यू कैन स्विच टू दिस वीडियो. एज सी, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मुझे लगता है कि तुम्हें रीडिंग टाइम में नहीं करनी चाहिए, एंड मैंने भी नहीं करी थी. सबसे पहले, गोइंग थ्रू द होल क्वेश्चन पेपर, लाइक इट्स यूजलेस. तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा इनफैक्ट, एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन एनीथिंग. तुम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे. ये एक ऐसी चीज है, मैं इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बट गोइंग थ्रू द होल एग्जामिनेशन शीट, इट्स लाइक कि ठीक है, लाइक जो भी है, यू हैव गिवन अ मल्टीपल मॉक्स, यू हैव गिवन योर प्री बोर्ड्स, you are well aware of the pattern, the kind of questions that are going to come. Nextly, the thing you shouldn't do is starting solving a particular case study and gathering up its point. अगर you are planning कि चलो questions शुरू करते हैं, long answer questions, and for example मेरे पास कुछ इसमें जैसे question है that's regarding the type of organization I have to identify, and then उस organization के मुझे 2 advantages and limitations बताने हैं. तो even if it's formal organization, okay, I can gather up, but उसका at last कोई use नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें मैं लिखते लिखते भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं पहली बार अटेम्प्ट करने वाली हूँ. मैंने प्रिपरेशन में ऑलरेडी इस चीज को अंडरटेक किया है, राइट? तो मुझे याद है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, कुछ ज्यादा सोचने का वो नहीं है. तो सेकंड चीज ये थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए. थर्डली इज समथिंग सिमिलर, दैट इज रीडिंग, हैविंग अ रफ रीडिंग टू ऑल ऑफ द केस स्टडीज. उससे भी तुम्हें बेसिकली कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि एट लास्ट तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन आएगी ज्यादा से ज्यादा. नेक्स्टली, हो सकता है देयर इज अ चांस कि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एट इवन वन केस स्टडी, तो आपका माइंड थोड़ा उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, उस चीज को सॉल्व करने में ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट अभी, एंड उसमें भी एक क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, माइंड थोड़ा उसमें इंडल्ज हो जाता है. तो कमिंग टू क्या करना है एक्चुअली में इन 15 minutes में, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. एंड बेसिकली ये 2 चीजें हैं जो मैंने प्री बोर्ड्स में एज वेल एज बोर्ड्स में करी थी. प्री बोर्ड्स में आई ऑलवेज स्कोर्ड हाईएस्ट इन माय क्लास, बिकॉज मेरे हाफ ईयरली तो बहुत पुअर गए थे, बट coming upon and following these strategies and all, तो प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, आई स्कोर्ड द हाईएस्ट इन क्लासरूम. 70 तक तो आ जाते थे, बिकॉज माई क्लास टीचर नेवर यूज टू अलॉट मार्क्स किसी को भी जल्दी, जस्ट बिकॉज हम सब ट्राई करते रहे. एंड स्टिल इन दैट कॉम्पिटिशन ऑल्सो मेरे आ जाते थे इतने अच्छे खासे. तो एट देन एंड बोर्ड्स में देन 96 of 100. ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा अप हो गया, बट इट्स ओके.
तो मूविंग ऑन टू कि मैंने क्या किया है 15 मिनट्स में, बेसिकली दो चीजें हैं, अब तुम्हें प्रायोरिटी लगानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई यूज टू सॉल्व 100% MCQs इन दीज 15 मिनट्स इटसेल्फ. ये MCQs हमारे कुछ 16 आते हैं एंड चॉइस होती है, बट ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम एकदम 100% माइंड इस चीज में इंडल्ज करें और ढंग से सॉल्व करें. यही चीज हम पेपर की स्टार्टिंग से या लास्ट में अगर सॉल्व करते हैं, इन द सेंस हमें राइटिंग की परमिशन मिल जाती है, उस टाइम पे सॉल्व करते हैं, तो लास्ट में तो तुम्हें ये दिक्कत होती है कि वी डोंट नो कि नेक्स्ट जो कमिंग MCQ है उसमें मुझे कितना टाइम लगने वाला है, एंड मेरे पास जो बच्चे खुचे 15 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, इसमें हो भी पाएगा या फिर नहीं. एंड हो भी पाएगा तो व्हाट्स द एक्यूरेसी लेवल, राइट. नेक्स्टली, अगर मैं स्टार्टिंग में इसे यूज करती हूँ तो हो सकता है एक आंसर राइटिंग से ज्यादा टाइम मैं इसमें लगा दूं. तो टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू इंश्योर. सॉल्व एज मेनी एज MCQs अभी पॉसिबल, ठीक है. अगर तुम आज एक सैम्पल पेपर कर रहे हो, मेक श्योर 100% MCQs के आंसर तुम्हें उसमें पता थे. कुछ मिस्टेक है तो प्लीज लर्न इट. अपनी MCQs वाली मिस्टेक्स एटलीस्ट कहीं लिख लिया करो. अब तो टाइम नहीं है, बट अभी तक अगर सही में लिख रखा है तो एक बार लास्टली उस सबसे गो थ्रू कर जाना कि कौन सी 1 मार्कर मिस्टेक्स थी जो मैंने करी है, एंड दैट कैन कम इन MCQ. 100% MCQ सॉल्व करना वॉज माई फर्स्ट टारगेट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी. सेकेंड थिंग दैट केम वॉज जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली में, उन सब में जो और है, इन दोनों में से मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, ये मुझे विद इन 1 मिनट 15 मिनट्स के अंदर ही, लाइक अगर 10 मिनट्स में मेरे 16 MCQ सॉल्व हो जाते थे तो बाकी के 5 मिनट्स में आई यूज टू डिसाइड कि मुझे चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना है कि ये मेरे को 100% आता है एंड मैं यही करूंगी. एंड हाउ इट सेव्स योर टाइम इज एक्चुअली जब तुम्हारा पेपर शुरू हो जाता है उस टाइम अगर तुम लेके बैठते हो, यार 4 पॉइंट्स तो मुझे इसके भी आते हैं बट नीचे वाला ज्यादा इजी लग रहा है, तो ये वाली कंफ्यूजन ना उन 15 मिनट्स में नहीं होती है, बिकॉज तुमने उन 15 मिनट्स को भी एज अ टारगेट बनाया है कि इस 15 मिनट्स में मेरी 2 चीजें हो जानी चाहिए. तो यू हैव टू डिसाइड नो मैटर वट. एंड इतना वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिलीव मी. एट दैट पॉइंट जब तुम्हारे हाथ में पेपर होगा ना, एक क्वेश्चन होगा जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो गए अच्छे से, एंड दूसरा होगा कि नहीं भाई इसे अटेम्प्ट नहीं करना है. तो ये चीज भी पता चल जाती है जब तुम्हारे सामने पेपर आएगा, ठीक है. अभी तक तो इतने सारे तुमने पेपर दिए, तुम्हें पता चल गया होगा कि चॉइस कैसे लेनी है. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऑलरेडी ले लें. कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसे हम प्रेजेंट करने में ज्यादा अच्छे होते हैं, हमने प्रैक्टिस करी होती है ढंग से, तो वो क्वेश्चन दिख जाता है तो और अच्छा फील होता है, राइट. तुम सब पे हल्का सा टिक मार्क, हल्का सा डॉट लगा दो कि इन दोनों चॉइसेस में से मेरे को ये करना. Another thing guys, अभी तक ये सारे points अगर you are able to gain value through all these in your preparation strategy for tomorrow, you can actually subscribe to Samee's site to get all the updates, because अभी हमारी main जंग that CUET UG 2024 बची है, and how to ace it, how I actually got into SRCC by hitting CUET 2023 from books to strategies, because कल के बाद आराम है बट इतना भी नहीं. So make sure that you hit the bell icon and subscribe Samee's site to get all the updates. And yeah, let's continue. All the best. मेरे हिसाब से मैं 15 मिनट्स को इसी तरह से यूटिलाइज करती थी. बाकी यू कैन एक्चुअली फॉलो अप जो भी तुम्हें सूट करता है, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है. दिस इज जस्ट अ सीरियस एडवाइस बिकॉज this is an effective strategy to follow and retain marks. So yes guys, you can follow as well. Moving on to the next part that I wanna give all of you is, while solving any kind of case study, be 100% sure of whatever you have identified, whatever concept, whatever feature, objectives, ठीक है. उसमें पूछते हैं कि इसके ये कुछ 2 या 3 objectives है that are highlighted in the above case study. तो whatever you have identified from your side, stay 100% sure for that. See, while तुम 15 minutes में जब जज कर रहे होते हो कि कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से को नहीं करना है, तो एक बार के लिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा केस स्टडी, ठीक है, रफ आइडिया लेना पड़ेगा. एंड केस स्टडी पढ़ने का भी एक तरीका होता है, दैट इज सबसे पहले तुम वो क्वेश्चन पढ़ो जो केस स्टडी से रेफरेंस में पूछा है. उस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हारा माइंड 70% वहीं डेवलप हो जाएगा. इनफैक्ट बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में हमें आंसर भी पता चल जाता है कि क्या होने वाला है. तो उसके बाद तुम्हें केस स्टडी रेफरेंस के लिए पढ़नी होती है. उस टाइम पे भी स्टे 100% श्योर कि ओके ये चीजें आइडेंटिफाइड है, एंड आई एम 100% श्योर फॉर दैट, क्योंकि उसके नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चन ऐसा नहीं होता. अब CBSE का पैटर्न हैज चेंज्ड. इट्स लाइक कि वो पैराग्राफ देगा, वो क्वेश्चन पूछेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन, एंड नेक्स्ट पार्ट भी पूछेगा कि इसके रिगार्डिंग ही इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशन, फीचर्स, इसी कॉन्सेप्ट्स के बताओ. तो
एक बार भी तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन गलत हुआ तो तुम्हारी वो सारी चीजें भी गलत हो जाएंगी एंड यू कैन लूज योर 4 to 6 मार्क्स. तो आई डोंट वांट दैट एंड दैट्स व्हाई स्टे 100% श्योर फॉर वट एवर यू हैव आइडेंटिफाइड. आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस अभी तुमने जितनी भी केस स्टडीज करी है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, बीएसटी के जितने भी पॉइंट्स वगैरह, रेफरेंस बुक के पॉइंट्स लर्न किए, उससे तुम्हारा माइंड डेवलप्ड होगा. तो आप स्टे 100% श्योर विद दैट. कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बहुत सारे बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन एंड उसमें मिर्च मसाला तो एनसीईआरटी लगाता है अपना जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हेडिंग. उन्हें खुद नहीं पता होता है कि मतलब क्या फूक वूक के लिखा है किसने, आई डोंट नो. बट हाँ, बीएसटी में से बहुत सारे कंसेप्ट है कि इंटर रिलेटेड है एंड उसकी वजह से हमारे मार्क्स वहां पे कटते हैं. पूरे पूरे फीचर्स, पूरे पूरे इंपॉर्टेंस ऐसे कट हो जाते थे. स्टिल रिमेम्बर दोस प्री बोर्ड्स के पेपर. तो इन चीजों को हमें जो है कंट्रोल करके रखना है. बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें ऑलरेडी क्लियर हो रखी होंगी, बट फ्रॉम माई साइड आई जस्ट वांट टू शेयर कि ऑल दोस कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स जिसमें तुम्हें एट लास्ट आज या फिर कल अर्ली मॉर्निंग में ये लिख लो अपने टू डू लिस्ट में कि इस चीज से रिविजन करके जानी है. फर्स्ट कंफ्यूजन लिस्ट कम्स हियर इज बिजनेस एनवायरनमेंट के ऑल फीचर्स एंड ऑल फीचर्स. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट एक तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, इन सबको आइडेंटिफाई करना इज इजी. बट व्हेन इट कम्स टू मतलब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वगैरह तो तुम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, राइट? तो से 100% श्योर फॉर दैट, क्योंकि इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है एंड एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है. नेक्स्टली उसके जो फीचर्स है रिगार्डिंग डायनामिक, रिलेटिविटी, इंटर रिलेटेडनेस, ये सारी चीजें तुम्हें डिफरेंशिएट करके रखनी है. डजंट मैटर्स बुक में एक्सप्लेनेशन क्या है, बट एक एक्सप्लेनेशन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये है, रिलेटिविटी का मतलब ये है, डायनामिक का मतलब ये मिक्सचर एंड. एज सून एज तुम ये चीजें अपने अंदर क्लियर करते हो ना, तो तुम लिख भी पाओगे, पॉइंट्स भी याद रहेंगे, कंफ्यूजन भी नहीं होगी. तो एक तो ये कंफ्यूजन दूर करके जाना. नेक्स्टली मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस अलग है, फीचर्स अलग है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस अलग है, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स अलग है. तो मेक श्योर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एंड तुम्हें दोनों को ही ढंग से लर्न करके जाना है. एकदम क्रक्स में होना चाहिए पॉइंट्स कि ये हेडिंग सी एनसीईआरटी के जैसी की जैसी है वैसी लिखनी है. अंदर का भले तुम अपने आप से एक्सप्लेन करके लिखो बट वो भी सही होना चाहिए. नेक्स्टली टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी तुम डिफरेंशिएट तो कर लोगे, बट मेक श्योर जो भी तुम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस लिख रहे हो वो अलग है एंड एनसीईआरटी के. एंड कमिंग टू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रेफरेंस जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 that was my set 1, उसके रेफरेंसेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई वांटेड टू शेयर. 4 P's तुम्हें पता होना चाहिए, सबके एक्सप्लेनेशन, सबके फैक्टर्स. नेक्स्टली प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, ये सब टिप्स पे होना चाहिए एकदम, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो भी 4 डिस्कस हुए हैं तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड इसकी केस स्टडी बनना भी पॉसिबल होता है. एंड इसकी केस स्टडी बन जाती है तो दैट्स अ लिटिल हार्ड टू आइडेंटिफाई. तो मेक श्योर कि हल्का कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है. तो ऑल दी 4 पॉइंट्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यू आर थॉरो विद दैट एंड यू नो व्हाट्स द डिफरेंशिएशन. इसलिए सारी कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ईजी पार्ट है, बहुत ईजी. बट द रीजन वाई students are not able to score full marks in this question is एनसीईआरटी में ये वाले जो पॉइंट्स है ये डायरेक्ट गिवन है. they don't have any kind of headers and the students also just write the points and it looks more of a paragraph. तो ये याद रखना, टीचर्स सही में इतना एफर्ट नहीं डालती है. तो मेक श्योर हेडर्स बनाने में हमारा कुछ नहीं जाता है, तो तुम्हें आलस भी नहीं करना है. एज सुन एज यू गेट अ पॉइंट कि कंज्यूमर को इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, उसका हेडर खुद बना के लिखो. फॉर एग्जाम्पल अ गुड मार्केट रिसर्च, ठीक है. नेक्स्टली टेकिंग अ कैश मेमो, ठीक है, आस्किंग फॉर अ कैश मेमो, ऐसे से छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिखोगे तो यू कैन गेट फुल मार्क्स. एंड ये सिर्फ इस कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पॉइंट के लिए नहीं है. तुम्हारे आंसर शीट में एक भी ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए जिसमें तुमने पॉइंट्स लिखे हैं बट विदाउट हेडर्स. इफ इट एक्चुअली हैज एनसीईआरटी के हेडर्स प्रोवाइडेड एंड जो तुम्हें लर्न कर रखे हैं तो वही हेडर्स प्रोवाइड करने हैं. बट अगर यू फॉरगेट अबाउट एनी काइंड ऑफ हेडर या फिर अगर गिवन ही नहीं था हेडर क्या है होना चाहिए, तो तुम्हें खुद बना के लिखने हैं, क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट इंप्रेशन एंड दैट्स अ नेसेसिटी. ये पेपर प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है, बट दैट्स अ बेसिक नीड कि तुम्हें इस तरह से ही अपना आंसर एक्चुअली में देना होगा. देन ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग तुम्हारे इन्वेस्टिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन, नेक्स्टली फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें कंसेप्ट है एंड वही डिसीजंस अलग है. तो मेक श्योर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तुम क्या आंसर कर रहे हो. नेक्स्टली इंसेंटिव्स, जो भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, अगेन इसमें हेडर्स नहीं है बट यू कैन मेक कि कैसे क्या होता है. नेक्स्टली बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन विद एग्जांपल्स. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर मल्टीपल, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, तो तुम्हें सारे याद होने चाहिए क्योंकि कोई भी एक पूछ लेगा. एंड
विद एग्जाम्पल। तो इन्हें याद करना ना इज लिटिल इजी, क्योंकि जब तुम एग्जाम्पल शो करने लग जाते हो ना, जैसे सिमेंटिक बैरियर है, कोई भी अलग बैरियर है, इन सबसे रिलेटेड तुम अगर एग्जाम्पल अपने माइंड में बना लेते हो तो इट्स वेरी लेस चांस कि तुम इन सब के बारे में भूल जाओगे। तो जो भी एक्चुअली में बैरियर आने वाला है तुम्हारे कल पेपर में, उसमें एग्जाम्पल चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, बट तुम्हें बना के। नेक्स्ट है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सबकी प्रोसेसेस ढंग से लर्न करके जाना। एंड द गुड थिंग, गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज इज दैट जितने भी तुम्हारे ये चैप्टर्स है, बीएसटी के चैप्टर्स है, फ्रॉम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल, इन सारे चैप्टर्स में बहुत सारी जगह फ्लो चार्ट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे भी मैंने प्रोसेसेस की बात करी, अब तुम हर टाइम बुक खोल के सीधा सबके बड़े बड़े वो नहीं देख सकते, बट हाँ तुम्हारे माइंड में हेडिंग्स जो है वो एकदम लास्ट कर सकती है मेमोरी इफ यू गेट अ flow chart. So I have provided the links of the PDFs of all the chapters in BST that actually needs flow charts की requirement. तो make sure कल सुबह या आज रात को you can go through it and इससे काफी ज्यादा help होगी. This is a kind of study material that I had with me. तो I hope ये तुम सबकी भी help करेगा. तो एक बार जाके description में देख लेना कि how are these flow charts, and अगर print out निकलवा के रख सकते हो बस आज के लिए ही सही, because at least it is adding something to your preparation, right? So if you can do it, go for that. And yeah, let's continue. Nextly, management, art, science and profession. ये तीनों डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इन तीनों डोमेन्स में कैसा क्या है, इनमें कौन से पॉइंट्स थे, इनके कंपैरिजन तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये केस स्टडी के उसमें आएगा, और टू द पॉइंट तो नहीं आएगा, बट केस स्टडी के फॉर्म में ही एज अ आर्ट, प्रोफेशन एंड साइंस पूछा जा सकता है मैनेजमेंट। 3 सेट्स बनते हैं एक्चुअली में, तो 3 सेट में आई गेस 3 अलग अलग आएंगे, तो तुम्हारी किस्मत में जो भी है वो आ सकता है। मेक श्योर यू गो थ्रू दैट। कमिंग टू द पेपर प्रेजेंटेशन, यू नो बीएसटी में मार्क्स लाना इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है इफ यू एक्चुअली गो थ्रू टॉपर आंसर शीट। एंड अगर नहीं भी गई है ओके, क्योंकि समीज है टू टेल यू कि टॉपर की तरह आंसर एक्चुअली में कैसे देना है। सबसे पहले तो 1 क्वेश्चन 1 पेज, इन द सेंस तुम्हारी आंसर शीट है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो रहा है एंड यहाँ पे बीच में खत्म होता है तो लेट इट बी, तुम्हें यहाँ से आंसर नेक्स्ट वाला शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम थिंग अगर तुम्हारा इन दोनों पेपर्स में क्वेश्चन जाता है नेक्स्टली, एक्चुअली में नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे खत्म, लेट इट बी यहाँ पे खत्म होने दो एंड देन यहाँ से शुरू कर लो। एंड यहाँ पे भी इनफैक्ट तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम इससे कट करके तुम नेक्स्ट पेज में इन दोनों चीजों को एक्चुअली में यूटिलाइज कर। सी इसमें ना टीचर की साइकोलॉजी से भी खेलना होता है, क्योंकि अगर उनके सामने चीजें कंफर्टेबली एंड इजिली फ्लेक्सिबली उन्हें दी जा रही है ना, तो उन्हें पेपर चेक करने में मजा आता है एंड इजिली हो जाते हैं। उन्हें तो पर पेज के हिसाब से, पर पेपर के हिसाब से इंसेंटिव मिलना होता है, बट हमारा काम है कि हमें कुछ भी करके अपने मार्क्स अपने पास लेने हैं एक्चुअली में। तो उसे प्रेजेंट करने के लिए जो कुछ भी हो सके अपना 100% दो। जितने भी क्वेश्चंस है तुम्हारे, एज मैंने थोड़ा पीछे वाले पार्ट में कहा, सारे पॉइंटर्स में ही होने चाहिए, डोंट यूज एनी काइंड ऑफ पैराग्राफ्स। प्लस हेडिंग्स होनी चाहिए, हेडिंग प्रोवाइडेड है, जो लर्न करी है एनसीईआरटी में वही हेडिंग्स डालो, एंड अगर नहीं है ये तो खुद से बना के डालो, बट पॉइंट्स एंड हेडर्स आर मैंडेटरी। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स दैट आर इन द पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई हेडिंग डाली, उसमें मैंने इतने 5-6 लाइन में उसे एक्सप्लेन किया, उसमें भी वो कौन सी ऐसी लाइन है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म है, कंसेप्ट है, जिसे लाइन करके मैं टीचर को ये कन्वे कर सकती हूँ कि दिस इज द मेन थिंग आई हैव टॉक्ड अबाउट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फ्लो चार्ट्स, डोंट फॉरगेट टू यूज इट, बिकॉज ये सीरियसली इफेक्टिव। सी फ्लो चार्ट्स तुम किस में दिखा सकते हो, अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ना, तुम्हारे प्रोसेस अगर पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल प्लानिंग का प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, फीचर्स, मैनेजमेंट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारी ही चीजों में एनसीईआरटी के पॉइंट्स याद किए तुमने, राइट? कुछ नहीं करना है, डब्बे 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 डब्बे, एंड एक ढंग के लाइक एक पेज तुम इसमें पूरा यूटिलाइज कर लो, यहाँ से फिर आंसर शुरू करो, या फिर ये वाला पेज पूरा आंसर लिखो, एंड लास्ट में एक कंक्लूजन टाइप में फ्लो चार्ट बना के जाओ। 100% मार्क्स। स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बनाना है या फिर लास्ट में, या अगर हो सकता है बीच में सेट कर सको, बीच में तो आई वुड नॉट एडवाइस, बट स्टार्टिंग में बनाना है या फिर लास्ट में, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू इंश्योर। फ्लो चार्ट्स के अलावा एक और चीज आती है, दैट स्टिक डायग्राम्स, वही जो हमारे बचपन वाली ड्राइंग्स थी। सी उसके लिए मेरे पास एग्जाम्पल है, कम्युनिकेशन ऑफ बैरियर का मेरा क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने स्टिक डायग्राम एक्चुअली में यूज करे थे। मजा आता है भाई, और क्या, तुम पूरा क्वेश्चन बनाओ, लास्ट में स्टिक डायग्राम को जो तुमने एग्जाम्पल दिया है, या तो उस एग्जाम्पल के रेफरेंस में ही एक छोटा सा बच्चा इधर बना दो, छोटा सा बच्चा उधर बना दो, उसके आंख मुंह, एंड एक क्लाउड बनाते हैं हम लिखने के लिए कि ये बोल रहा है, एंड उसे कुछ समझ नहीं आया, कुछ ऐसा, और उसे हल्का सा एक हेडिंग दे दो इन दी अबव स्टिक डायग्राम, या
जो भी है, ऐसे दिस बैरियर इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, ठीक है। एंड हो सके अगर पूछा गया है तो उस चीज को करेक्ट करके भी दिखा दो कि उस बंदे ने करेक्ट चीज, लाइक ये नहीं होना चाहिए था एंड दिस इज राइट। तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइप्स ऑफ बॉसेस होते हैं उसमें भी तुम काइंड ऑफ दिखा सकते हो, स्टिक डायग्राम में भी, फ्लो चार्ट में भी। फ्लो चार्ट में ऐसे से डब्बों में दिखानी है वो दिखा दो। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ऑटोक्रेसी दिखानी है, राइट, तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप का पार्ट है, तो उसमें दिखा दो एक बॉस है हल्का घमंडी सा, उसे बड़ा सा दिखा दो, 3-4 एम्प्लॉइज दिखा दो कि वो बस उसके ऑर्डर्स ले रहे हैं। डेमोक्रेटिक है तो बॉस को बीच में दिखा दो एंड उन सबको अराउंड दिखा दो, या तो फ्लो चार्ट में या तो स्टिक डायग्राम में, कि सब बहुत खुश है, सब डिसीजंस ले रहे हैं। एंड वही अगर लास्ट वाला है तुम्हारा स्लीपी वाला जो होता है लिजिस फेयर, तो उसे एकदम आउट ऑफ द जोन दिखा दो एंड ये सारे डिसीजन ले रहे हैं एम्प्लॉयज मिलके। तो बहुत थोड़ी क्रिएटिविटी बाहर लाओ, बहुत अच्छे तरीके हैं अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करना, ढंग से शो करना, क्योंकि समझ तुम्हें चीजें आ गई है, ठीक है। एंड वही तुम अगर अच्छे से दिखा भी पाते हो कि कितने अच्छे से तुम्हें समझ आया, वो क्रिएटिविटी लगा के, वो थोड़े ट्रिक्स लगा के, स्ट्रैटेजी लगा के, तो यू आर एबल टू स्कोर एकदम मैक्सिमम। लास्टली टॉकिंग अबाउट बीएसटी में तुम जितने भी आंसर्स कल अपने पेपर में देने वाले हो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए। एंड वो पैटर्न इज है कि सबसे पहले तो काइंड ऑफ एक आइडेंटिफिकेशन तुमसे पूछेगी कि कौन सा कंसेप्ट है। अगर तुम्हें दे रखा है तो दैट्स अ डिफरेंट केस, बट वो कौन सा कंसेप्ट है जो एक्चुअली में डिस्कस हो रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन वाला इज द वेरी फर्स्ट पार्ट। दिस इज द कंसेप्ट दैट हैज बीन एक्चुअली आइडेंटिफाइड इन द अबव केस स्टडी। नेक्स्टली, चाहे बोला हो या फिर ना बोला, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है बोल के कि स्टेट द कंसेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव केस स्टडी। तो तुम्हें चाहे बोला हो या फिर ना बोला हो, स्टेट लिखा होता है, तो डोंट कंफ्यूज द टर्म स्टेट विद नॉट एक्सप्लेनिंग द टर्म, ठीक है। एज सून एज तुमने फॉर एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइजेशन को अगर आइडेंटिफाई किया तो उसे 4 लाइन्स में एक्सप्लेन करो। दिस इज एक्चुअली आइडेंटिफाइड डिसेंट्रलाइजेशन डैश डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स दिस इज 4 लाइन्स में ये डन होगा। 4 लाइन्स में एज सुन एज ये डन होगा, उसके बाद एक्चुअली में तुम्हें क्वेश्चन में पक्का बोलेंगे फीचर्स करो, ऑब्जेक्टिव करो, ये सब बताओ। तब तुम्हारा शुरू होगा हियर आर दी फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एंड देन पॉइंटर वाइज, हेडिंग वाइज तुम्हें अपने वो सारे फीचर्स 3 पूछे 4 पूछे एक्सप्लेन करने। नेक्स्टली, इफ पॉसिबल फ्लो चार्ट या फिर स्टिक डायग्राम लास्ट में आफ्टर पॉइंट्स डिस्कशन करने के बाद ऐड करने। एंड एकदम लास्ट में अपॉन योर चॉइस, अगर तुम्हें कंक्लूजन के लिए एक लाइन डालनी है, हेंस द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल एक्सप्रेस्ड बाय द अबव पॉइंट्स गिवन, दैट्स टोटली अपॉन योर चॉइस। तुम नहीं भी डालोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे। तो दैट्स सेट, लिटरली दैट्स सेट फॉर द होल पैटर्न एज वेल एज जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्चुअली में डिस्कस करे। तो आई होप द वीडियो रेजोनेटेड ऑल ऑफ यू। अभी टाइम नहीं है रुकने का, मैंने जितनी भी पॉइंट्स बताए ट्राई तुम एक बार इन सबको शाम में भी रिवाइज करो एंड पेपर प्रेजेंटेशन में ये चीजें डाल रहे हो, अगर आज कोई भी आंसर लिख रहे हो, फ्लो चार्ट्स एंड स्टिक डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ट्राई टू involve every point that is possible in your preparation strategy and कल की पेपर प्रेजेंटेशन में as well. Till then अच्छे से पढ़ो, जब तक satisfaction नहीं होती ना दिल में तब तक पढ़ो. Make sure you take good amount of sleep. But कल का पेपर भी अच्छा जाना चाहिए, ठीक है. And last paper है तो let's make good memories and yeah, that's it for the video guys. All the very very best. CVT के लिए भी अभी आएंगे हम, तब तक के लिए भी BST पे फोकस करो and I hope कल का पेपर तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा जाए. कल के बाद, कल इस टाइम पे तुम पार्टी कर रहे होगे गाइस, लाइक नॉट पार्टी बट तुम खुश होगे, एक चीज हटेगी, ठीक है. फॉर द सेम आई विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट एंड या ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. बाय.